Hello friends, today we are going to start with Industrial Dispute Act 1947। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है ना, डिस्प्यूट इंडस्ट्रीज में किसके बीच में हो सकता है? वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जनरली होता है। अब ये जो डिस्प्यूट होता है ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ना वर्कर्स के लिए, ना एम्प्लॉयर्स के लिए, ना ही इकोनॉमी के लिए। तो अथॉरिटीज गवर्नमेंट हमेशा ये चाहते हैं कि डिस्प्यूट जल्द से जल्द सेटल हो जाए। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले जो एक्ट आया था वो आया था एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमेंस डिस्प्यूट एक्ट 1860। हाँ, यानी अंग्रेजों के जमाने की बात हो गई 1860 में। लेकिन वो जो एक्ट आया था उसने सबसे ज्यादा फेवर एम्प्लॉयर्स को कर दिया था और वर्कर्स के थोड़ा अगेंस्ट हो गया। तो फिर धीरे धीरे बदलाव आया, चेंजेस आया, और फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1926 में आया। बट उसे फिर अमेंड किया गया, चेंजेस करे गए, और फाइनली फिर जो हमारा कंप्लीट इंडियन एक्ट जो है वो आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यहां से आया। अब ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म देना, ठीक है, कुछ ऐसी मशीनरीज बनाना, ठीक है, कुछ ऐसे वेज बनाना जिससे डिस्प्यूट जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो दिस इज द सिलेबस। बेसिकली सिलेबस किसके लिए है? जो एलएलबी कर रहे हैं 3 इयर्स कोर्स में, जो थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए है। बट जिन्हें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट समझना है, जिन्हें ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ना है, उनके लिए ये वीडियो बनी हुई है। सो आज हम जो फोकस करेंगे वो हमारा पूरा फोकस होगा इस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए हैं उसे समझने के लिए। अब डेफिनेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि एक्ट में क्या होता है, कुछ जैसे एम्प्लॉयर्स है, एक्ट ने एम्प्लॉयर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन रखा हुआ है, एक्ट ने एम्प्लॉयज को कुछ राइट्स दी हुई है। तो हमें ये तो डिफाइन होना चाहिए ना क्लियरली कि एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर पे कौन कौन। इंडस्ट्री एक्ट है तो इंडस्ट्रीज क्या क्या इंडस्ट्रीज होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज नहीं होती है। तो वो जब हम डेफिनेशन समझते हैं तो हमें वो सारी चीजें समझ में आती है कि एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल है, किनको राइट्स दिया गया है। तो आज जो हमारा फोकस है वो होगा डेफिनेशन, वो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिए गए हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सबसे इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री में देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो इंडस्ट्री मींस एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन। कुछ तो भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी कर रहे हैं दोनों मिलके, कौन दो मिलके? एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ठीक है, वेदर सच वर्कमैन आर एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने वो वर्कमैन को एम्प्लॉय किया हो, ठीक है, या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली यानी थ्रू एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, वो कर क्या रहे हैं? वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर वो सप्लाई कर रहे हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या? गुड्स या फिर सर्विस। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? विद द व्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड या फिर विशेस। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल या रिलीजियस वांट्स एंड विशेस नहीं कंसिडर किया गया है। आगे, वेदर और नॉट, ठीक है, any capital has been invested for the purpose of carrying on such activity, whether or not capital invest हुआ है या नहीं हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। such activity is carried on with a motive to make any gain or profit। ठीक है, चाहे वो एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए हो या ना हो, ठीक है, लेकिन इंक्लूड क्या? डॉक लेबर बोर्ड, यानी डॉकयार्ड में जो लेबर्स काम करते हैं वो, ठीक है, established under section 5A of dock worker regulation employment act 1948। ठीक है, एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ सेल्स या बिजनेस और बोथ कैरिड ऑन बाय एस्टेब्लिशमेंट, यानी मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ सेल्स और बिजनेस कर रहे हैं वो एक्टिविटी में। ठीक है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो भी इंडस्ट्रीज में आ गया। लेकिन कौन कौन इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आया? तो यहाँ पे लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड, कौन? तो वो देख लेते हैं। एनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में है वो एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी को एक्सक्लूड कर दिया गया, एजुकेशन साइंटिफिक रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको इंडस्ट्रीज में नहीं रखा गया। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन ओन मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन होली और सब्सटेंशियली, जो चैरिटेबल
सोशल या फिलॉन्थ्रोपिक सर्विसेज कर रहे हैं उनको नहीं रखा गया, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को भी नहीं रखा गया। इसके अलावा एनी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट जो सॉवरेजन फंक्शन कर रहे हैं, है ना, डिफेंस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनको नहीं रखा गया इंडस्ट्री में। डोमेस्टिक सर्विसेज को नहीं रखा गया इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वो भी बिजनेस जो प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के जो ऑफिस होते हैं जिसमें लेस देन 10 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। एनी एक्टिविटी बीइंग अ प्रोफेशन practiced by an individual or body of individuals if the number of person employed by the individuals or body of individuals in relation to such profession is less than 10। या सिंपल वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो फर्म में 10 से ज्यादा अगर कम है तो वो इंडस्ट्री में नहीं आएगा। वैसी एनी एक्टिविटी बीइंग एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ क्लब और एनी अदर लाइक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स if the number of person employed by the cooperative society club or other like body of individuals in relation to such activity is less than 10। तो cooperative societies भी जहाँ पे 10 से कम, या क्लब जहाँ पे 10 से कम वर्कर्स हैं, वो भी इंडस्ट्रीज के डेफिनेशन के बाहर है। वैसे ये इंडस्ट्री का डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट किया हुआ है, वो मैं आपको लेटर ऑन वीडियोस में डिटेल में समझाने वाला हूँ अलॉन्ग विद द केस लॉज। आगे बढ़ते हैं। फिर आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डेफिनेशन। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमने ऑलरेडी ट्रेड यूनियन में भी थोड़ा सा समझा था कि डिस्प्यूट जनरली किन के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में। डिस्प्यूट रिलेटेड टू कौन से मैटर से हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के मैटर से हो सकता है या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट के मैटर से हो सकता है, इवन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी, ठीक है, पर्सन, उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे वेजेस नहीं दिया जा रहा है उसके लिए डिस्प्यूट हो जाता है, किसी को बेवजह निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए डिस्प्यूट हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो सकता है। और डिस्प्यूट किन किन के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, एंड वर्कमैन वर्कमैन के बीच में। तो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी, अगर आपको ध्यान होगा तो ट्रेड यूनियन में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। वर्कमैन, है ना, ये तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि वर्कमैन कौन होता है। तो सिंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको आगे आईडी एक्ट भी बोलूंगा, इज अ पीस ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। ये जो भी एक्ट है ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, किसको बेनिफिट देने के लिए आए हैं, ऑब्वियसली वर्कमैन को। The court have enlarged the scope and applicability of this act by giving wide interpretation to the term workman। workman, ठीक है, इसको कोर्ट ने बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट किया, डिफाइन किया, ताकि वर्कर्स जो है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो वर्कर्स कौन कौन होता है, तो देखिए इस एक्ट ने क्या किया, वर्कमैन कौन हो सकता है, तो इस एक्ट ने सबसे पहले उसे भी इंक्लूड कर दिया जो अप्रेंटिस होते हैं। अप्रेंटिस कौन होते हैं, जो जनरली टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं, जो जनरली काम सीखते हैं, उनसे मिस्टेक होता है, तो पहले उनको क्या किया जाता था, एज अ वर्कमैन नहीं रखा जाता था। बोला ये जाता था कि भाई ये तो अभी फुल्ली स्किल्ड हुए नहीं है, ये नुकसान ज्यादा करते हैं, तो इनको वर्कमैन में ना डाले। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने बोला भाई कोई भी पर्सन, कोई भी, देखो यहाँ लिखा है ना, डिफाइन वर्कमैन एज एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। अब भाई वो अप्रेंटिस हो, चाहे आपने उसको इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया हुआ, चाहे मैनुअल वर्क करने के लिए, या चाहे अनस्किल्ड वर्क करने के लिए, चाहे स्किल्ड वर्क करने के लिए, चाहे टेक्निकल वर्क करने के लिए, चाहे ऑपरेशनल वर्क करने के लिए, चाहे क्लरिकल वर्क करने के लिए, चाहे सुपरवाइजर वर्क करने के लिए, चाहे आपने उसको हायर और रिवॉर्ड के लिए एम्प्लॉय किया हो, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, ठीक है। इवन वो सारे पर्सन इंक्लूड होंगे जिनको आपने डिसमिस किया है, डिस्चार्ज किया है, रिट्रेंच किया है इन कनेक्शन विद और इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्प्यूट। तो आपने अगर देखा होगा वर्कमैन का डेफिनेशन जो स्कोप है उसमें सबको ला दिया गया, ठीक है। कोई भी पर्सन, अप्रेंटिस को भी ले आया जो मैनुअल वर्क कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड वर्क कर रहा हो, चाहे वो टेक्निकल या ऑपरेशनल वर्क कर रहा हो, चाहे वो क्लरिकल वर्क कर रहा हो, चाहे वो सुपरवाइजरी वर्क कर रहा हो, चाहे आपने उसको हायर और रिवॉर्ड के लिए एम्प्लॉय किया है, चाहे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी एम्प्लॉयज आ गए जो डिसमिस, डिस्चार्ज और रिट्रेंच हुए। लेकिन कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। कौन कौन से लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया, जो पर्सन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस में है, ठीक है, या वो जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी या सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और जिनका वेजेस कितना है, वो पर्सन जिनका वेजेस 6500 से ज्यादा है, तो उनको क्या कर दिया गया,
वर्कमैन के डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए केस स्टडी है रिलेटेड टू वर्कमैन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिव्यांश पंडित वर्सेस नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। इसमें क्या बोला गया देखिए, द दिल्ली हाई कोर्ट इन केस मेंशन अबव डिसाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वर्किंग एज अ साइंटिस्ट हैज अ वर्कमैन अंडर द एक्ट, है ना। यानी जो इंजीनियर ग्रेजुएट है यानी इंजीनियर है जो एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा है, क्या उसको वर्कमैन में लाया जाएगा क्या डेफिनेशन में। So in this case, employee was an engineering graduate who was carrying out research work in the process of engineering field. देखिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, रिसर्च कर रहा था, ठीक है, कौन से फील्ड में, सीमेंट इंडस्ट्रीज, एंड उसके पास स्पेशल नॉलेज था। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कोर्ट हेल्ड दैट रिसर्च वर्क वुड नॉट बी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल और टेक्निकल वर्क, एंड सच एन एम्प्लॉय वुड नॉट बी अ वर्कमैन अंडर द एक्ट। तो इस केस स्टडी से आपको समझ जाना चाहिए कि इंजीनियर जो क्या कर रहा है, कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, कुछ रिसर्च कर रहा है, तो उसे वर्कमैन के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है एम्प्लॉयर्स के ऊपर। तो भाई एम्प्लॉयर बच के ना चला जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ हुआ, तो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन से कई लोग बच जाते थे, क्योंकि बोलते थे हम बिजनेस नहीं संभाल रहे हैं, हमारा हमारा ओनरशिप है, लेकिन हम बिजनेस नहीं संभाल रहे हैं, कोई और संभाल रहा है, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजों से बचने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयर को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया कि भैया ये बंदे जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर को कैसे डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉयर मीन्स इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री कैरिड ऑन और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, तो वहां पे एम्प्लॉयर कौन होगा, तो जो ऑथराइज अथॉरिटी प्रिस्क्राइब है, अथॉरिटी प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, जिसको डिफाइन कर दिया गया कि भाई ये एम्प्लॉयर है। और अगर कोई अथॉरिटी डिफाइन नहीं है, तो जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। तो समझा, फिर से देख लीजिए, इंडस्ट्री, ठीक है, जो किसके अंडर है, जो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है या अंडर द स्टेट गवर्नमेंट है, तो एम्प्लॉयर कौन होगा, अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बाय देम। और अगर कोई अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बाय देम नहीं है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयर माना जाएगा। इसके अलावा इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री कैरिड ऑन और ऑन बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री, तो सीईओ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट अथॉरिटी, उसे एम्प्लॉयर माना जाता है। तो ये वो एम्प्लॉयर का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है गाइस। क्लोजर, ठीक है, ये डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजर क्या होता है भाई, क्लोजर का मतलब होता है भाई परमानेंटली बिजनेस बंद। ठीक है, सिंपल लाइन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोजर मींस द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या पार्ट देयर ऑफ। परमानेंट है ना, ऐसा नहीं कि हफ्ते भर के लिए, परमानेंट, एक बार बंद यानी बंद, दैट इज क्लोजर। ले ऑफ, है ना, ले ऑफ यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया, ले ऑफ यानी ले ऑफ मींस द फेलियर, रिफ्यूजल or inability of employer, failure, refusal or inability of employer on account of shortage of coal या पावर या रॉ मटेरियल या accumulation of stock और breakdown of machinery या कोई natural calamities या for any other connected reason to give employment to workman। बेचारा एम्प्लॉयर यहाँ पे ना मजबूर है, जॉब ही नहीं दे पा रहा, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है ले ऑफ, वो मजबूर है, वो जानबूझ के नहीं दे रहा है जॉब, वो मजबूर है भाई, उसके पास क्या हो गया, या हो सकता है शॉर्टेज ऑफ कोल हो गया, या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या ज्यादा स्टॉक बन गए, या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से वो लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे, है ना, उनको काम नहीं दे पा रहे, तो वो उनको काम से क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। समझ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल और accumulation of stock or breakdown of machinery and natural calamity या any other connected reason to give employment to workmen whose name is borne on the muster roll of his industrial establishment or has not been retrenched। ठीक है,
तो रिट्रेंच एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं माना जाता है। तो देखिए ये एक तरह से एम्प्लॉयर की इनएबिलिटी है, ठीक है, जॉब नहीं दे पा रहा है एम्प्लॉयर, इसलिए उनको ऑफिस से निकाल दिया, काम से निकाल दिया, दैट इज ले ऑफ। आगे बढ़ते हैं। लॉकआउट क्या होता है, ठीक है। स्ट्राइक तो आपने बहुत बार सुना होगा। स्ट्राइक क्या होता है भाई? स्ट्राइक तो वो होता है कि भाई वर्कर्स क्या करते हैं, मना कर देते हैं काम में आने से। ये लॉकआउट क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉकआउट मींस टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, यहाँ पे कौन किसको काम से आने से मना कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर मना कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को मना कर रहा है भाई काम में मत आओ। ठीक है, जैसे स्ट्राइक, ठीक है, एक तरह से पावर होता है एम्प्लॉइज के पास मैनेजमेंट को अपनी बात मनवाने का, वैसे लॉकआउट होता है एक तरह से पावर, जहां पे एम्प्लॉयर अपनी बात मनवाता है एम्प्लॉइज को लॉकआउट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। यानी यहाँ पे एम्प्लॉयर मना कर रहा है, टेम्पररी अपने ऑफिस को बंद कर दिया, बोल रहा है भैया मेरी बात सुनोगे तो मैं काम में आने दूंगा, नहीं तो मैं तुमको काम में आने नहीं दूंगा, दैट इज लॉकआउट। आगे बढ़ते हैं। रिट्रेंचमेंट। अब रिट्रेंचमेंट क्या होता है? तो देखिए, रिट्रेंच मींस द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लेक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। है ना, एम्प्लॉय को बाहर निकाल रहे हैं काम से, ठीक है, टर्मिनेट कर रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। ठीक है, लेकिन रिट्रेंचमेंट में कौन कौन नहीं आएगा? वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता। ठीक है, या रिटायरमेंट ऑफ अ वर्कमैन और रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन। ठीक है, सुपर एन्युएशन यानी होता है ना 60 ईयर्स के हो गए, 65 ईयर्स के हो गए, तो अब आपको काम से, आप एक एज पहुंच गए, अब आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो आपको ऑफिस रिटायर करते हैं एक तरह से। तो वो रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains the stipulation in that behalf। ठीक है, इसके अलावा termination of the service of a workman as a result of on renewal of the contract of the employment between the employer and the workman concerned on its expiry on such contract being terminated under the stipulation in that behalf contained। है ना, कई बार क्या होता है, सर्विस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल के लिए, तो 5 साल को रिन्यू नहीं करा रहे, तो ठीक है, अगले 5 साल के लिए रिन्यू नहीं करा रहे हैं, 5 साल हो गया, अब रिन्यू नहीं हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो एम्प्लॉय को एक तरह से क्या कर दिया गया, काम में आने से मना कर दिया, बट वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं कराएगा। या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन ऑन अ ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ। है ना, ये क्यों वर्कमैन को काम से मना कर दिया गया, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसको टर्मिनेट क्यों किया गया, सर्विस ऑफ अ वर्कमैन ऑन अ ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ, बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें रिट्रेंचमेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक। स्ट्राइक तो आपको मालूम होगा, स्ट्राइक यानी क्या होता है गाइस, जहाँ पे एम्प्लॉय सब इकट्ठे मना कर देते हैं काम में आने से। तो स्ट्राइक मींस सीजेशन ऑफ वर्क बाय द बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और अ concentrated refusal यानी कलेक्टिव रिफ्यूजल और अ रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग of any number of person, ठीक है, who are or have been so employed to continue to work or to accept employment। तो स्ट्राइक यानी क्या, काम में आने से मना कर देना, हम काम नहीं करेंगे, दैट इज स्ट्राइक। ठीक है, अवॉर्ड यानी क्या? ठीक है, यानी अवॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोर्ट में ऑर्डर मिलता है वैसे ही लेबर ट्रिब्यूनल्स में अवॉर्ड मिलता है। तो अवॉर्ड मींस एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट or of any question relating thereto by any labor court, industrial tribunal or national tribunal and includes any arbitration award made under section 10A। तो जैसे नॉर्मल आपने सुना होगा कोर्ट में ऑर्डर्स मिलते हैं, वैसे ही लेबर डिस्प्यूट जनरली लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है, में जाते हैं मैटर्स, या फिर कई बार आर्बिट्रेशन में जाते हैं, वहां पे अवार्ड दिया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो उसे एक तरह से अवार्ड बोला गया है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा डेफिनेशन। अब हम आगे आके क्या करेंगे, डिटेल में टॉपिक में जाते जाएंगे। सो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो गाइस, और आपको आने वाले समय में ढेरों वीडियोस जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है सब प्रोवाइडेड होते जाएगा, नोटिफिकेशन मिलते जाएगा।
थैंक यू गाइस।